नमस्कार। भारतिका पर एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात लगातार इन दिनों अयोध्या की कर रहे हैं। अयोध्या की दास्तान हमने अभी तक आपको बताया कि शिलान्यास की तैयारियां हो चुकी थी। अब हम उसके आगे की कहानी आपको बताते हैं। शिलान्यास के लिए पूरे देश से शिला यात्रा शुरू हो गई, यानी हर गांव से एक शिला, एक पत्थर, एक ईंट राम मंदिर निर्माण के लिए पहुंचना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस शिला यात्रा के जरिए एक अलग राजनीति करना चाहते थे और वो चाहते थे कि देश में एक माहौल ऐसा बने कि लोग उनकी पार्टी को भी हिंदू का पक्षधर माने। जाहिर सी बात है कि जब देवराहा बाबा ने कहा था कि शिलान्यास कराइए लेकिन जगह नहीं बदलनी चाहिए, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी अड़ गए। वो नहीं चाहते थे कि ये शिलान्यास हो। परिस्थितियां बदल रही थी। ये वही एनडी तिवारी जो एक दौर में, यानी इमरजेंसी के दौर में, जो संजय गांधी के हर बात को मानने के लिए तत्पर दिखते थे, वो अब राजीव गांधी की बातों को मानने के लिए तैयार है। ये दौर बदल रहा था और एक तरफ ऐसी भावनाएं जागृत होने लगी थी कि बार बार ये कोशिश की जा रही थी लोगों को बताने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास मुस्लिम वोट बैंक है, उसका उनको ख्याल रखना चाहिए। दूसरी तरफ इस पूरे माहौल में भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के साथ एकदम एकजुट खड़ी दिख रही थी। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। 1984 में उसके सिर्फ 2 सांसद सदन पहुंचे थे। जाहिर सी बात है कि इसकी सारी लड़ाई अब सीटों को लेकर। भारत में अपनी राजनीतिक भविष्य को देखते हुए ये पार्टी विश्व हिंदू परिषद के पूरे इस कार्यक्रम में शरीक हो गई और यहां से दौर बदलना शुरू हुआ। हालांकि मजबूरी ऐसी बनी कि शिलान्यास हुआ और जब शिलान्यास हुआ तो बिहार के एक व्यक्ति कामेश्वर चौपाल के हाथ से वहां पर अशोक सिंघल ने पहली ईंट रखवाई और जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी, जिसमें 3 मुख्य लोग थे, जफरयाब जिलानी, आजम खां, इन सब लोगों ने एक तरीके से पूरा माहौल ऐसा बनाया था कि लग रहा था कि अब हिंदू और मुसलमान के बीच दूरियां बढ़ रही है और लड़ाई किसी भी हद तक जा सकती है। देश एक बार आज़ादी के समय इस तरीके का दंश झेल चुका था। तो जो समझदार लोग थे, जो बौद्धिक लोग थे, वो ये नहीं चाहते थे कि देश में इस तरीके का माहौल बने। क्योंकि राजनीतिक दल अपनी बिसात बिछा रहे थे और चाहते थे अपने वोट बैंक के हिसाब से वो सारे प्रयास लगा रहे थे, सारे प्रयास कर रहे थे। अब परिस्थितियां धीरे धीरे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पाले में इस तरीके से आ गई थी कि उसको फैसला लेना भारी पड़ रहा था। लेकिन जिस जगह पर शिलान्यास की बात कही जा रही थी, उस जगह को इस मस्जिद एक्शन कमेटी ने कब्रिस्तान की जगह करा दी और कहा कि जहां पर शिलान्यास हुआ है उससे मस्जिद का कोई लेना देना नहीं, वो जगह कब्रिस्तान की है, इसलिए इनको करने दिया जाए। होने की बात की ये कहानी है, होने की बात की ये घटना है। इसलिए जब ऐसा माहौल बन रहा था कि देश में कि शायद कोई लड़ाई बड़े स्तर पर हो जाएगी, उसको एक तरीके से शांत किया गया और वो मामला थोड़ा ठंडा हो गया। लेकिन ये वो दौर था कि श्री राम मंदिर निर्माण के साथ खड़ी पार्टी आने वाले दिनों में भारत में सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर उभरने वाली थी और उनका विरोध करने वाली राजनीतिक पार्टी सत्ता से धीरे धीरे बाहर होने के रास्ते पे जाने लगी। यानी ये वो दौर था कि देश उस मुहाने पे खड़ा था कि 1984 में महज 2 सीट लेकर सदन पहुंचने वाली पार्टी अब 85 सांसदों की पार्टी बन गई और जिस पार्टी को 415 सीट मिले थे वो 200 से नीचे आकर सत्ता से बाहर हो गए। राजीव गांधी के सबसे करीबी और बाद में उनके धुर विरोधी हो गए विश्वनाथ प्रताप सिंह इस 85 सांसदों वाली पार्टी के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाई और बनाने के बाद
प्रधानमंत्री भी बने और उसके बाद फिर एक राजनीतिक गणित, एक राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश से आते थे। उसी यूपी में मुलायम सिंह धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर उभर रहे थे और मजबूत नेता के तौर पर अपनी दावेदारी केंद्र तक पेश कर रहे थे। अब उस परिस्थिति में विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि यूपी में कोई उनके कद का दूसरा नेता नहीं खड़ा हो। वो चाहते थे कि मुलायम सिंह किसी भी तरीके से उनके नीचे यानी उनके प्रभाव में दबे रहे। ऐसा हो नहीं रहा था। वीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उसके बैसाखियों पर खड़े होकर अपनी सरकार चला रहे थे। और फिर वो दौर आया जब लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल पड़े। हालांकि विश्वनाथ प्रताप सिंह कभी नहीं चाहते थे कि रथ यात्रा हो, तो शुरू से इसके विरोधी थे। उनकी पार्टी सत्ता में थी, लेकिन दो और नेता थे केंद्र में, मजबूत नेता, एक बलिया के सांसद चंद्रशेखर और दूसरे हरियाणा के कद्दावर नेता देवीलाल। ये दोनों लोग ही एक तरीके से विश्वनाथ प्रताप सिंह के अंदर अंदर विरोधी थे। ये दोनों लोग ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सत्ता खत्म हो जाए, उनका वर्चस्व खत्म हो जाए। और अब वो दौर आ चुका था। अब लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल चुके थे। राम मंदिर निर्माण की पूरी भूमिका तैयार हो रही थी। शिलान्यास हो चुका था। हालांकि शिलान्यास पे विवाद था, मामला अदालत में सालों से चल रहा था। कुछ नए मामले अदालत में पहुंच गए थे और नई लड़ाइयां शुरू होने वाली थी। और इसी बीच में यात्रा पूरे तूफान पर आ गई। यानी लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा उस मुकाम पे पहुंच गई थी कि पूरा देश उस रथ यात्रा की राह देख रहा था। अब परिस्थितियां ऐसी थी कि लग रहा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए ये अब असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। वो चाहते थे कि किसी भी कीमत में ये रथ यात्रा रुके और बीजेपी ने साफ शब्दों में दो टूक समझा दिया था कि अगर रथ यात्रा पर कोई भी रुकावट आई, कोई भी अड़चन आई तो हम सरकार गिरा देंगे, यानी हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। सरकार से समर्थन वापस लेने का मतलब था सरकार का गिर जाना। बीजेपी किसी भी कीमत पर राम से अपने को अलग रखने के मूड में वो रखना भी नहीं चाहती थी। वो भारत में श्री राम के वर्चस्व पर सवाल खड़े करने वालों के खिलाफ थी। जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म में इस सवाल के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन तथाकथित बुद्धिजीवियों की वजह से विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने राजनीतिक बिसात में खुद फंस गए और ऐसी स्थिति आई कि एक तरफ जब उनके पास चारा नहीं बचा, जब उनको लगा कि अब जैसे ही उत्तर प्रदेश में ये रथ यात्रा पहुंचेगी तो मुलायम सिंह इस रथ यात्रा को रोककर इसका लाभ ले लेंगे, उन्होंने पहले ही बिहार में लालू यादव को आगाह कर दिया और उनको कहा कि आप रथ यात्रा वहीं पर रोकिए, ताकि जो पॉलिटिकल माइलेज यूपी में मुलायम सिंह ले पाते वो माइलेज उनको नहीं मिल पाए। और ऐसा ही हुआ, रथ यात्रा बिहार में रोक दी गई। परिस्थितियां आगे बदलती गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चली गई। बाद में चंद्रशेखर की सरकार बनी, वो भी सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी। बहुत दिनों तक वो भी सरकार नहीं चली। हालात दिन ब दिन दूसरी पार्टियों के लिए बदलते गए, बिगड़ते गए और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी श्री राम के सहारे मजबूत पार्टी के तौर पर देश में स्थापित होती गई। यानी अगर साफ तौर पे कहें तो ये वो दौर था कि जिसने राजनीति की दशा भारत में बदल दी। जो राम के साथ था वो आगे बढ़ता गया, जिसने भी राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हो गया।